अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे। जी मेरा नाम इफ्तिखार अहमद, मैं आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर। जी तो चलिए चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। टॉपिक आज हमारा है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। वैसे तो बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में जो टॉपिक्स दिए गए हुए हैं ब्रांचेस के हवाले से, हम उनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, जो है ब्रांचेस में पहली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के मुख्तलिफ़ किस्म के शाखे हैं। पहला जो शाख है उनमें हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। दरअसल मॉर्फ कहते हैं फार्म को या स्ट्रक्चर को, और लॉजी या लोगस हम कहते हैं स्टडी को। पहले भी हमने पढ़ा है ना लॉजी के बारे में। लॉजी कहते हैं हम स्टडी को, और मॉर्फ कहते हैं फार्म को या स्ट्रक्चर को। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ कंसेप्ट्स दे दूं। अच्छा, मॉर्फ कहते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, और स्ट्रक्चर के मतलब दो किस्म होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉर्फ में या मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दे दूं ह्यूमन बींग्स का, या आप उर्दू में कह सकते हैं इंसानों का, तो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे कान है, ये हमारी नोज़ है, नाक है, या हमारे जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो बाल वगैरह हैं, और ये हमारे जो एब्डोमेन में जो स्पेसेस हैं, या हमारे थोरैक्स है, या अपर जॉइंट्स है, या लोअर जॉइंट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सब के सब जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आते हैं ना। तो इसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ने को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा तो भाई हम अभी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। मॉर्फ जो है हम कहते हैं फार्म को, और लोगस या लॉजी कहते हैं जो है स्टडी को। तो इसका डेफिनेशन इस तरह बनता है कि दे स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फार्म आर स्ट्रक्चर is called मॉर्फोलॉजी। अच्छा, तो हमने अभी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा। अच्छा जी, तो हम अभी आते हैं सेकंड ब्रांच की तरफ। सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी हम कहते हैं पार्ट को, और जो है टॉम हम कहते हैं कटिंग को, ठीक है। मतलब ये है कोई ऐसा स्ट्रक्चर है कि उसको हम कट करके फिर उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करें, तो उनको हम एनाटॉमी कहते हैं। तो मैं आपको सादा से अल्फाज में ये कहता हूँ कि अगर आप किसी इंसान का जो है एब्डोमेन ले लें, उसी एब्डोमेन को आप जो है डाइसेक्ट करें। डाइसेक्ट का मतलब ये है कि उसको काट करें या कट करें। तो कट करने के बाद जब आप उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं
या उसके बारे में जो स्टडी करते हैं। कट करने के बाद ज़ाहिर आप थोड़ा जो है अंदर जाके देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, स्टोमिक है, तो उन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स या उन्हीं इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टडी करने को कटिंग के बाद उनके जो इंटरनल स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, अभी हम इसके डिफिनेशन की तरफ आते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट of body by cutting them open। हिस्टोलॉजी। ठीक है, अच्छा इस्ट हम कहते हैं टिश्यू को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इस कॉल्ड हिस्टोलॉजी, इसका हम जो है डिफिनेशन है। अच्छा, बहुत सारे जो सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, ये दो सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। इसी तरह मल्टी सेल्स यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है टिश्यू बनाते हैं और उन्हीं टिश्यूज़ को पढ़ने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, ये इंसान का जो फॉर एग्ज़ाम्पल आँत है ना, ये आँत बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं और वही जो सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। जो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, स्किन के टिश्यूज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप कोई टिश्यू यहाँ से कट करें और उसी टिश्यूज़ को पढ़ें ना, तो उसी पढ़ने को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, अभी हम आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। हिस्टोलॉजी का जो डिफिनेशन बनता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस कॉल्ड जो है हिस्टोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ tissues of plants and animals is called हिस्टोलॉजी। अच्छा, तो चलते हैं अपने पांचवी ब्रांच की तरफ। पांचवा ब्रांच है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी। अच्छा, दरअसल मैं आपको फिजियो के बारे में बता दूं। फिजियो का जो मतलब होता है फंक्शन, किसी भी चीज़ या किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू का कोई फंक्शन, तो उसको पढ़ने को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो इंसानों में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, उनके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कैसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का भी एक फंक्शन होता है, उसका फंक्शन यही होता है कि वो ग्लूकोज को जो है सेल में जाने देता है और ग्लूकोज को रोकता है ज़्यादा ब्लड में। ठीक है, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज को नहीं छोड़ता है। अक्सर आपने देखा हुआ है जो है शुगर के मरीज़ हैं उनमें ग्लूकोज उनके ब्लड में ज़्यादा होता है और जब वो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होता है तो एक्सक्रीट भी ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा पेशाब आता है। उनकी वजह यही है कि जो है इंसुलिन की कमी की वजह से उनके जो ग्लूकोज है ब्लड में रह जाते हैं और जब ब्लड में रह जाते हैं तो ब्लड से डायरेक्ट वो जाके जो है किडनी में
ट्रांसफ़र हो जाते हैं और किडनी से जो है एक्सक्रीट होते हैं। इसी वजह से शुगर के मरीज़ में इंसुलिन की कमी की वजह से पेशाब ज़्यादा बनता है। पेशाब ज़्यादा बनने की वजह ग्लूकोज का जो है ब्लड में ज़्यादा होना है। तो इसमें हम कहते हैं कि पैथोलॉजी यानी कि एबनॉर्मल फिजियोलॉजी बनता है। ठीक है, अगर जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें, इंसानों में जो है नॉर्मल फिजियोलॉजी इस तरह होता है कि इंसुलिन की जो है मिकदार बराबर होती है। इंसुलिन के अलावा जो बहुत सारे और भी हार्मोन्स या केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फंक्शन करते हैं, तो उन्हीं फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने को फिजियोलॉजी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ। तो इसका डिफिनेशन होता है द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं फिजियोलॉजी के डिफिनेशन की तरफ। फिजियोलॉजी का डिफिनेशन बनता है द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग organisms called फिजियो। अच्छा, टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा सबसे पहले इसका मतलब निकालते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी, टैक्स कहते हैं अरेंजमेंट को, तरतीब को। ठीक है, तरतीब को, और नोमी मतलब नेमिंग करना। द स्टडी द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी जानवर हो उसमें आप जो है जानवर का एक नाम रखें, उसको एक अलग अलग ग्रुप में रखें और ग्रुप में रखने के बाद उसको एक ख़ास तरतीब दे दें और उसकी जो है क्लासिफिकेशन यानी कर दें, और ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स अपने रूल्स उसमें जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं रूल्स के मुताबिक। तो बाद में उसी ऑर्गेनिज़म के जो है एक ख़ास जो है क्लासिफिकेशन बनती है। ठीक है, उसी क्लासिफिकेशन को पढ़ने को हम जो है टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल होते हैं ना, इनमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो ये अलहदा ब्लॉक्स क्यों होते हैं? क्योंकि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके जो है नाम भी अलहदा है, पी ब्लॉक से इनके करैक्टर्स भी अलहदा है, और इनके जो है बाकी जो भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो भी अलहदा है। इसकी वजह यही है कि भाई जो एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं लेकिन बाकी ब्लॉक से मैच नहीं करते। इसी तरह आप समझ सकते हैं कि इनको भी एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई किया गया है, और उसी तरह जब आप किसी जो है ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई करें और उसकी नेमिंग करें और ऑन द बेसिक ऑफ रूल्स के मुताबिक और उसका एक प्रिंसिपल बनाए तो उसके पढ़ने को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगले ब्रांच में आता है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का आप एक आसान लफ्ज़ों में डिफिनेशन इस तरह बना सकते हैं कि जीन्स के बारे में स्टडी करने को जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, जीन होता क्या है? जीन जो है डीएनए में मौजूद जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उन्हीं क्रोमोसोम्स की जो है स्मॉलेस्ट पार्ट को हम जीन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे जो है डीएनए है ना,
डीएनए के जो अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो उन्हीं क्रोमोसोम्स के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम जीन कहते हैं। जीन असल जो है एक ऐसी गाड़ी जो किसी सामान को जो उठा के एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में जो है मदद देता है ना, तो जीन का भी वही करेक्टर है। जीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो भी खसूसियात हैं वो जो है खसूसियात को ट्रांसफ़र करने में मदद देती हैं, तो उसको हम जीन्स कहते हैं। जीन्स मैं आपको उसका एग्जांपल दे दूं कि अगर पेरेंट्स में अलहदा एक करैक्टर जो उसमें पाया जाता हो या मदर में शायद वो करैक्टर बच्चे में उसी तरह पैदा हो जाए, तो इसी करैक्टर को जो है हम पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग तक जो ले जाया जाता है उस करैक्टर को हम जो है जीन का नाम देते हैं। तो चलिए चलते हैं जीन के डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन इस तरह बनता है कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी वही कैरेक्टर की बात हो गई, ठीक है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट is transferring of characters from parent to offspring is called जेनेटिक्स। हमारा जो है अगला ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। अगला जो हमारा ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम जो है एम्ब्रियोलॉजी का नाम भी देते हैं। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी को समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं। जो है एक जो फीमेल अगर हम ले लें और उनमें से हम एक मेल ले लें। मेल जो है अपना स्पर्म जब फीमेल के साथ अटैच करवाता है, ठीक है। फीमेल से ओवा आता है या एग आता है, ठीक है। ओवा या एग मिलकर स्पर्म के साथ जो है एक जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। बाद में वही जाइगोट जो है एक बच्चे की सूरत इख्तियार करता है, ठीक है। जाइगोट से लेकर बर्थ तक, बच्चे के बर्थ तक, ठीक है, ऑफस्प्रिंग के बर्थ तक जो भी प्रोसेसेस हैं उन तमाम प्रोसेसेस को पढ़ने को हम जो है एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस तरह बनता है कि दे स्टडी ऑफ formation and development of embryo is called developmental biology। environmental biology होता क्या है इसको अभी पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम उसको कहते हैं कि कोई भी जानदार हो उसके इर्द गिर्द जो भी ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन लिविंग हो, उनके बारे में जो रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है और इंसान के पास एक बेजान चीज़ मौजूद है, वही जो इंसान उस बेजान चीज़ से बहुत सारा जो है उसका ख्याल करता है और उससे मोहब्बत करता है,
तो इनके दरमियान एक रिलेशन कायम है ना। अभी उन्हीं रिलेशन को पढ़ने को हम जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। एग्जांपल दे दूं, उस इंसान के बदन में, इंसान खुद जानदार है ना, और उसके बदन में खुद एक किस्म के जो आप कह सकते हैं कि आयरन भी मौजूद है, बदन में प्रोटीन है, वो लिविंग थिंग्स तो नहीं है, लेकिन उनको हम इस तरह कह सकते हैं कि इंसान के बदन में उनका जो है रिलेशनशिप इंसान की हेल्थ के साथ है, तो उनके जो स्टडी को भी हम जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेशन इस तरह बनता है कि दे स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between living organisms and non-living organisms and their effects called environmental biology। जो हमारा अगला ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी का। ठीक है, जिसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। अच्छा, डायनासोर का आप लोगों ने कभी नाम तो सुना होगा। पहले ज़माने में डायनासोर्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, वो भी ज़िंदा थे और अपने चरागाहों में रहते थे और खाते थे भी, पीते थे भी। लेकिन आजकल डायनासोर्स का नाम ख़त्म हुआ है, तो उनके जो हड्डियाँ हैं वो मतलब फैल चुके हैं। कुछ ऐसी हड्डियाँ हैं जो है माउंटेन्स में मिलती हैं उनकी, और कुछ ऐसे उनकी हड्डियाँ हैं जो है रेगिस्तानों में मिलती है, या कुछ ऐसे जो है पौधे हैं जो डायनासोर्स के ज़माने में होते थे लेकिन अभी वो पौधे नहीं हैं। उनकी भी इसी तरह पार्ट्स मुख्तलिफ़ जगहों में जो है फैले हुए हैं और बिखरे हुए हैं, तो उन पार्ट्स को हम जो है फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स वही पार्ट्स हैं कि पुराने ज़माने में वो ज़िंदा थे और अब वो जो है नॉन लिविंग है। ठीक है, लेकिन वो पार्ट्स अभी तक मौजूद हैं, तो उन पार्ट्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। तो उस हम पढ़ते हैं तो उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इस स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। ठीक है, ये जानवर जिसके जो है मुख्तलिफ़ पार्ट्स को इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ बनाएं, तो उसी ऑर्गेनिज़म्स या उसी ऑर्गेनिज़म के प्रोसेस को पढ़ने के जो है को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का मैं आपको बता दूं, मतलब ये है कि सादा अल्फाजों में जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन दर हकीकत बनता है जो बैक्टीरिया से ना। तो मतलब जानदारों में बैक्टीरिया प्रोकारियोट्स हैं और इंसान यूकारियोट्स हैं। अभी यूकारियोट्स प्रोकारियोट्स से जो है मल्टी ऑर्गेनाइज्ड है ना, और उनको हक है कि वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसे जो है यूनी ऑर्गेनाइज्ड लिविंग थिंग्स से फ़ायदा हासिल करें। तो जब आप किसी ऑर्गेनिज़म्स के जो है जीन्स को या उनके जो डीएनए में जो पार्ट्स हैं उनको चेंज करके अपने लिए कोई एक फ़ायदेमंद चीज़ बनाए, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं, फंजाइज हैं या कोई और ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनसे हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स बनाते हैं। ड्रग्स मतलब टैबलेट्स वगैरह, या कोई ऐसी वैक्सीन्स बनाते हैं बदन के लिए जो फ़ायदेमंद हो ना। तो उसी ऑर्गेनिज़म से फ़ायदा हम जो उठाते हैं, उस फ़ायदे को पढ़ने के प्रोसेस को हम जो है बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी उसके डिफिनेशन हम इस तरह जो है लिखते हैं
कि द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स टू ब्रिंग द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिसरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी हम इसको लिखते हैं, स्टडी अबाउट टेक्निक्स, स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन of gene to bring the change in structure the change in structure and location of gene to achieve desirable character called बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो हमारा अगला ब्रांच है सोशियो बायोलॉजी। ठीक है, सोशियो बायोलॉजी बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि कोई जानदार है ना, उसका कैसा बिहेवियर है जो है दूसरे जानदारों से, उसका जो है सोशल बिहेवियर कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है दूसरे जो है जानदारों से, तो उन जानदारों के बिहेवियर्स के बारे में हम पढ़ने को जो है सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसका डिफिनेशन इस तरह बनता है कि द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स इज कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर of living organisms called socio बायोलॉजी। ठीक है, हमारा ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी का। अच्छा, पैरासाइटोलॉजी होता क्या है और इसका जो है डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। साइटोलॉजी। ठीक है, अच्छा, पैरासाइटोलॉजी जो है पैरासाइट से निकला हुआ है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको मिसाल दे दूं भाई। पैरासाइट्स वही होते हैं जो किसी जानदार को जो है नुकसान दे और उससे फ़ायदा उठाए, उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। फ़र्क में पढ़ने को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसका डिफिनेशन भी यही बनता है कि दे स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, दे स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अच्छा, हमारा जो है एक और ब्रांच है, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, फार्मा हम ड्रग्स को कहते हैं, लॉजी स्टडी फार्मा ड्रग्स के बारे में स्टडी करने को
हम लोग जो है फार्माकोलॉजी कहते हैं। ड्रग्स से मुराद टैबलेट्स, वैक्सीन्स और ऐसे सिरप्स जो आम इंसान के जब वो बीमार होता है तो उसके शिफायाबी के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं लीगल ड्रग्स को जो है फार्मा कहते हैं, और इन्हीं ड्रग्स के बारे में पढ़ने को जो है हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, इसका जो है डेफिनेशन कुछ इस तरह बनता है कि द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अच्छा, अगला ब्रांच है कुछ जो ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से। अच्छा, मॉलिक्यूल्स को आप खुद जानते ही होंगे। मॉलिक्यूल्स हमारे जो है बदन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि मिसाल मैं दे दूँ, प्रोटीन है, लिपिड है, एक्सेट्रा। उन्हीं मॉलिक्यूल्स के स्टडी को जो है हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात मैंने आपको कहनी चाहिए थी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के जो है स्टडी के बारे में आपको जो है बता दूं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्टडी के बारे में पढ़ने को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने तो साइटोलॉजी पढ़ाना बिल्कुल भूल गया। साइटोलॉजी भी पढ़ाना है आपको। अच्छा, साइटोलॉजी की तरफ आते हैं। साइटोलॉजी सेल्स के बारे में पढ़ने को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सेल्स आपको जानते ही होंगे। इंसान जो है बेसिक यूनिट से बना हुआ है। उस बेसिक यूनिट को हम जो है सेल का नाम देते हैं, और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और इसी तरह ऑर्गन से फिर एक मुकम्मल एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो सेल, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं और सेल बायोलॉजी का नाम भी देते हैं। अच्छा, सेल बायोलॉजी, ठीक है। अभी हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। अच्छा, ऑर्गेनेल्स का मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनेल्स जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स के भी मुख्तलिफ जो है काम होते हैं। ऑर्गेनेल्स का मैं आपको अगर मिसाल दे दूँ, जो हमारे राइबोसोम है, ये भी एक ऑर्गेनेल है। वैक्यूल है, ये भी ऑर्गेनेल है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे बदन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन काम करते हैं। लिवर है, किडनीज़ हैं, और बहुत सारे हैं ऑर्गन्स। तो इसी तरह सेल के अंदर भी ऑर्गेनेल्स इसी तरह ऑर्गन की तरह काम करते हैं, जो ऑर्गन को, जो सेल को इस तरह संभालते हैं। तो स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेल्स, सेल और उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उन्हीं की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा भाई लोगों, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। आप से यही दरख्वास्त है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।